ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन दिल्ली मेन शाखा द्वारा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बाबा साहब की 134वीं जयंती का आयोजन किया गया। आए हुए अतिथियों ने सर्वप्रथम बाबा साहब के चित्र पर माला अर्पण कर दीप प्रज्वलित किया। इस कार्यक्रम में पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन डायरेक्टर अमर शेखर पारचा, स्टेशन सुपरिटेंडेंट SSG उपाध्याय, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जोनल अध्यक्ष प्रेम सिंह, दिल्ली मंडल मंत्री प्रताप सिंह, कार्यकारिणी अध्यक्ष मीणा जी मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए अतिथियों ने बाबा साहब के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए बताया कि किस तरह एक मामूली सा बालक ज्ञान की ज्योति का सूर्य बन पाया। बाबा साहब की 134वीं जयंती के मौके पर दिल्ली मेन शाखा द्वारा अधिकारी, एसोसिएशन के पदाधिकारी व रेलवे कर्मचारियों को तथागत बुद्ध व बाबा साहब की प्रतिमा देकर सम्मानित भी किया गया। आज की जयंती के कार्यक्रम में शाखा अध्यक्ष महेश कुमार, उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह, राम नगीना, शाखा सचिव आशीष सिंह, सहायक सचिव नरेंद्र कुमार, संजय कुमार, कार्यालय सचिव रविशंकर मीना, राकेश, सुमित गौड़, प्रकाश लकारा आदि उपस्थित रहे। आज के इस आयोजन में जहां राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, मंडल मंत्री ने अपने भाषण से तमाम रेलवे कर्मचारियों को लाभान्वित किया और बताया कि हमें अपने अधिकार के लिए बाबा साहब ने जो कानून का रास्ता दिखाया उस पर चलते हुए हम अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए संघर्ष करते रहेंगे, बशर्ते रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन के प्रति वफादार व ईमानदार रहें। हमारी एसोसिएशन तमाम कर्मचारियों के हित के लिए दिन रात काम कर रही है और निरंतर काम करती रहेगी, ऐसी इन पदाधिकारियों ने मंच के माध्यम से घोषणा भी की। आइए देखते हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से NPT न्यूज इंडिया की ये विशेष कवरेज बाबा साहब की 134वीं जयंती के मौके पर। हम सब एक कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर ही पूरे देश में सब काम करते हैं। हमको जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसने बनाया हमको उसको हमेशा याद रखना चाहिए। जिन वैल्यूज और जिन आइडियाज से वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमको उसको बचाना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि जब तक ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्टेड हो तभी तक हमारा देश को है प्रोटेक्टेड। कॉन्स्टिट्यूशन किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो जो लोग हैं उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम सब जो लोग वोट देते हैं, डेमोक्रेसी में रहते हैं, उन्हीं की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर से टू एंड इट आई लाइक टू से कि हम सबको ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, देश हमारा है, हमको उसके लिए काम। थैंक यू। तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मंच पर बैठे हुए हमारे जोनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन केंद्रीय कार्यकारिणी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भाई श्री प्रेम सिंह जी, श्री प्रताप सिंह जी मंडल मंत्री, मीना जी कार्यकारी अध्यक्ष, महेश जी मंडल अध्यक्ष दिल्ली मंडल, और हमारे बहुत सारे यूनियन के साथी भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, और हमारा छोटा भाई जयचंद प्रसाद जी जो पहले हमारे साथ में ही थे, आजकल यूनियन में हैं, और सभी उपस्थित मेरे कर्मचारी साथियों और दिल्ली मेन से उपस्थित ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सभी सम्मानित सदस्यगण। आज हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दिल्ली मेन स्टेशन पर
हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जन्मोत्सव समारोह मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कार्यक्रम का आयोजन जो हमारी शाखा है दिल्ली मेन की, उसके द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें आशीष जी, महेश जी और उनके अन्य तमाम साथियों ने इसका आयोजन किया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में मुझसे पहले बहुत सारे पूर्व वक्ताओं ने उनके किए गए कार्य पर, उनके दिखाए गए रास्ते पर विस्तृत चर्चा की। और अभी हमारे जनरल प्रेसिडेंट श्री प्रेम सिंह जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के किए गए कार्यों पर और उनके जीवन संघर्ष के बारे में विस्तृत चर्चा की। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन को बड़े धूमधाम से देश और दुनिया में 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही एक ऐसे महापुरुष हैं जिनका जन्मदिन सरकारी तौर पर तो मनाया ही जाता है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग, उनके अनुयायी 14 अप्रैल के बाद पूरे महीने देश और दुनिया में उनका जन्मदिन मना करके उनको याद करने का काम करते हैं। जिस बालक को क्लास में बाहर बैठाल करके पढ़ने के लिए कहा गया हो, जिसको पीने के लिए पानी भी उपलब्ध न कराया गया हो और उसका शिक्षक उसकी जाति पूछ करके उसके साथ भेदभाव करता हो और उस बालक ने अपने घर में आकर के अपनी माँ से ये सवाल किया हो कि ऐसे कौन से किताब में या किसने ऐसा लिख दिया कि हमारे साथ भेदभाव किया जाएगा, हमें पढ़ने नहीं दिया जाएगा, हमें पानी नहीं पीने दिया जाएगा। तो उन्होंने, उनकी माँ ने जवाब दिया कि किसी ने एक किताब लिखी है, उसमें ऐसा भेदभाव वाली बात कही है और हम लोग क्योंकि नीची जाति के लोग हैं, इसलिए न तो हमें पढ़ने का अधिकार है, न पानी पीने का सार्वजनिक स्थान पर जाकर के है और न ही सार्वजनिक स्थान पर चलने का अधिकार है। उस बालक को उस समय जो प्राइमरी में जिसका दाखला हुआ हो, उसने अपनी माँ को जवाब दिया कि माँ, मैं इतना पढ़ूंगा कि मैं इस किताब को बदल करके रख दूंगा और अपनी एक किताब लिखूंगा जिसमें मानव समाज समान होगा और कोई भेदभाव नहीं होगा। और वो किताब थी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान। क्योंकि उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में जाकर के पढ़ाई की और इतना कठिन परिश्रम किया पढ़ने के समय कि उन्होंने 32 डिग्रियां हासिल की, 9 भाषाओं का ज्ञान लिया और लगभग 4 डिप्लोमे भी उन्होंने लिए। यही कारण है कि हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 14 अप्रैल से लेकर के पूरे महीने तो याद करते ही करते हैं, पूरे वर्ष उनको याद करने का काम करते हैं। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर न होते तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को न तो पढ़ने का अधिकार होता, न सार्वजनिक स्थानों पर चलने की परमिशन होती, न हम साफ सुथरे कपड़े पहन करके कहीं जा सकते थे और न ही हम लोगों को
ऐसी भव्य जगह पे आयोजन करके हम अपनी बात को रख पाते। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन थी कि उन्होंने हम लोगों को एक संविधान दिया, एक ऐसा संविधान कि जिसमें भाईचारा हो, समानता हो, मानव मानव में कोई भेद न हो और जाति धर्म के नाम पर किसी को प्रताड़ित न किया जाता हो और न कोई भेदभाव किया जाता हो, ऐसा संविधान हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया। बहुत सारे लोगों की ये कहने की मंशा होती है कि हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान लिख करके उन पर एक एहसान किया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही उस समय क्या इस समय भी इतने पढ़े लिखे विद्वान थे कि उनके अलावा इस देश के अंदर कोई ऐसा महापुरुष या कोई ऐसा विद्वान आदमी नहीं था कि जो इस देश का संविधान लिख पाता। केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस संविधान को लिखा। इससे पहले भी संविधान लिखने की कोशिश की गई लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। अंत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही संविधान को लिखा और देश की संसद में पेश किया और पेश करने के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसको लागू करने वालों की नीयत अच्छी नहीं होगी तो अच्छे से अच्छा संविधान खराब साबित होगा। और किसी भी देश का संविधान कितना भी खराब क्यों न हो, अगर उसको लागू करने वालों की नीयत अच्छी होगी तो खराब से खराब संविधान अच्छा लागू साबित होगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर का ही परिकल्पना थी कि उस संविधान में हम लोगों को, जिन लोगों को सदियों से अछूत समझा गया हो, जिन लोगों को सदियों से मानव से भी बदतर समझा गया हो, जानवर से भी नीच समझा गया हो, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिस समय इस देश के अंदर देखा कि एक ऐसी जाति, एक ऐसा समाज, बहुसंख्यक समाज जिसको इस देश में सार्वजनिक कुओं से पानी पीने का अधिकार नहीं था, जिन लोगों को सार्वजनिक तालाबों से पानी पीने का अधिकार नहीं था, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, वहाँ जानवर पानी पी सकता था लेकिन एक इंसान उस तालाब से पानी नहीं पी सकता था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संघर्ष किया पानी पीने के लिए और अपने समाज को सम्मान से पानी पीने का अधिकार दिलवाया। हमारी बहुसंख्यक हमारी बहन बेटियां, हमारी महिलाएं इस देश के अंदर, उनको भी एक नीच से भी बदतर समझा जाता था और यहाँ तक कि एक हमारे देश के अंदर महापुरुष पैदा हुए हैं, उनकी तो ये हालत थी घर के अंदर कि वो अपने पत्नी के बने हुए हाथ का खाना नहीं खाते थे, क्योंकि एक वंचित समाज भी इस देश के अंदर होता था जिसको नीच समझा जाता था, जिसको अछूत समझा जाता था। और उसी तरीके से सबसे ज़्यादा हमारी बहन बेटियों को, हमारी महिलाओं को किसी भी समाज में रही हों, उनको भी अछूत से भी नीचा समझा जाता था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जब मौका मिला तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारी बहन बेटियों को पढ़ने का अधिकार दिया, उनको स्कूल कॉलेज में जाने का अधिकार दिया, उनको मौका मिला बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, तो उन्होंने इस देश के अंदर सार्वभौमिक मताधिकार की परिकल्पना की, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज की उन्होंने परिकल्पना की और आज हमारी बहन बेटियों को जो वोट डालने का अधिकार मिला है, हमारे समाज के लोगों को जो वोट डालने का अधिकार मिला है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जब श्रम मंत्री के रूप में इस देश के अंदर जिम्मेदारी दी गई अंग्रेजों के टाइम पर, तो उन्होंने हमारी
मजदूर भाई थे जो 14-14, 18-18 घंटे काम किया करते थे, उन काम को घटा करके 14 से 8 घंटे किए, सब एथनिक अवकाश दिलवाने का काम किया, समान वेतन देने का अधिकार किया, ग्रेचुटी दिलवाने का अधिकार दिया, और भी बहुत सारे कानून जो मजदूरों के अधिकार के लिए थे, मजदूरों के श्रमिकों के लिए जो कानून हो सकते थे, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाए। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी बहन बेटियां आज नौकरियों में हैं, आज हमारी बहन बेटियां नौकरियों में जो जा रही हैं, नौकरी करके जब घर आती है तो उनको जब भी मैटरनिटी के टाइम पर जो मैटरनिटी लीव का जो प्रावधान हुआ है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। जो हमारी बहन बेटियों को सवैतनिक समान काम का समान वेतन मिलेगा, क्योंकि उस समय वेतन भी डिस्पैरिटी थी, पुरुष को अलग वेतन मिलता था, महिला को अलग वेतन मिलता था, लेकिन समान काम के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक कानून बनाया कि हमारी बहन बेटियां भी अगर पुरुष के समान काम करेंगी तो उनको वेतन भी वही मिलेगा जो पुरुष को मिलेगा। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जब कानून मंत्री बनाया गया, कानून मंत्री बनने से पहले इस देश की तमाम बहन बेटियों को जो पिता की संपत्ति होती है उसमें कोई अधिकार नहीं था, बेटे को ही संपत्ति में अधिकार मिले थे हुए थे। अगर हमारी बहन बेटी कोई शादी न करना चाहे, कोई महिला शादी न करना चाहे और वो बच्चा गोद लेना चाहे तो गोद भी बच्चा नहीं ले सकती थी। अगर कोई महिला विधवा हो जाए तो पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी, उसको सती करार कर दिया जाता था, पति के साथ उसको जला दिया जाता था। ये सारी सुविधाएं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जब कानून मंत्री बनाया गया तो उन्होंने हिंदू कोड बिल की प्रस्तावना की, और जब हिंदू कोड बिल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस देश की संदर्भ में लेकर के आए, तो जो वो हमारे इस देश के कर्णधार जो इस देश में कहते हैं कि हमने देश को बनाने का काम किया है, उन्होंने इस हिंदू कोड बिल का विरोध किया। उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिलाने का विरोध किया, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने अपनी बात को मनवाया और त्याग पत्र देने के बावजूद भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे इस देश की असंख्य महिलाओं के लिए संघर्ष किया, और बाद में वही हिंदू कोड बिल 4 भागों में विभाजित हुआ, चाहे वो हिंदू एडॉप्शन एक्ट हो, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट हो, चाहे वो प्रॉपर्टी का अधिकार हो। जो हमारी बहन बेटियों को आज पिता की संपत्ति में जो अधिकार मिला है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। हमारी बहुत सारी बहन बेटियां नहीं जानती होंगी कि हमें अगर पढ़ने का अधिकार किसी ने दिया है, हमें अगर पढ़ने का कोई कानून किसी ने बनाया है, तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है। इससे पहले हमारी बहन बेटियों को स्कूल में जाने का अधिकार नहीं था, क्लास में जाने का अधिकार नहीं था, हमारे प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं था, किसी भी तरीके का कोई अधिकार हमारी बहन बेटियों को नहीं था। आज हमारी बहन बेटियां जो सम्मान की जिंदगी जी रही हैं, अच्छे कपड़े पहन करके बाजार में घूमती हैं या सार्वजनिक स्थानों पर जाती हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वंचित समाज में भी या अनुसूचित जाति जनजाति या छूट समाज में उनकी महिलाओं को ही अधिकार दिलाया जाए। उन्होंने सार्वभौमिक अधिकार दिलवाने का काम किया। उन्होंने सार्वभौमिक बात की थी कि हमारी जितनी भी बहन बेटियां इस देश के अंदर होंगी, उन सबको समान अधिकार मिलेंगे, और ये जो समान अधिकार मिले हुए हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत में। आपने देखा होगा कि हमारे लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बहुत सारी चर्चा करते हैं। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को स्कूल में एडमिशन मिला तो उनके पिताजी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को महू में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनके पिताजी 5 साल के बाद रिटायर हो गए और उन बाबा साहब को लेकर के वो अपने गांव दापोली आए, और जब एडमिशन कराने के लिए गए तो एडमिशन के लिए मना कर दिया गया, और वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा कि ये अछूत है, अछूत पढ़ करके क्या करेगा, हम इसका एडमिशन नहीं लेंगे। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंग्रेजों की सेना में सेनापति थे, उन्हें अंग्रेजों का ज्ञान था और अंग्रेजी में अंग्रेजों के लिए पढ़ने का अधिकार था। उस अधिकार के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर का एडमिशन स्कूल में हुआ, लेकिन उनका एडमिशन इस शर्त पे हुआ
कि ये बालक अगर क्लास में आएगा तो अपने बैठने के लिए टाट लेकर के आएगा, ये बालक अगर पढ़ेगा तो स्कूल के बाहर क्लास के बाहर बैठ करके पढ़ेगा, और सार्वजनिक जो घड़ा है पानी पीने का उससे पानी नहीं पिएगा ये। और जो लोग अन्य वर्ग के सामान्य वर्ग के लोग जिस फील्ड में खेलेंगे उन बच्चों के साथ खेलने का काम ये नहीं करेगा। इसके बावजूद भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत करने के बाद प्राइमरी की शिक्षा हासिल की, उन्होंने मैट्रिकुलेशन किया, बीए किया, और बीए करने के बाद में आपको पता होगा, बहुत सारे लोग हमारे जानते होंगे कि महाराजा बड़ौदा के आशीर्वाद से महाराजा बड़ौदा की स्कॉलरशिप पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमेरिका चले गए। वहाँ से एमएससी की डिग्री हासिल की, वहाँ पर पीएचडी की डिग्री हासिल की, और बहुत सारी डिग्री हासिल करने के बाद में वो लंदन चले गए। ग्रेजिन यूनिवर्सिटी से उन्होंने बैरिस्टर की उपाधि भी हासिल की। यानी बहुत सारी डिग्रियाँ, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो जर्मनी हो, उन्होंने 32 डिग्रियाँ हासिल की। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहले ऐसे व्यक्ति थे कि जिनकी पूरे विश्व में उन्होंने पीएचडी हासिल की थी। इससे पहले किसी ने पीएचडी की उपाधि हासिल नहीं की थी दोस्तों। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब इस देश के अंदर उनको सम्मान नहीं मिला तो विदेश में पढ़ने गए। विदेश में खुला वातावरण था, उन्हें इस बात का ज्ञान था कि यहाँ पर कोई मेरे साथ भेदभाव नहीं होगा, और जो मुझे जिम्मेदारी महाराजा बड़ौदा ने दी है, मेरा जो मैं जाकर के जो मुझे सेना में सेनापति नियुक्त किया है, उन्होंने सेक्रेटरी, आर्मी का सेक्रेटरी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया था। बहुत बड़ी पोस्ट थी महाराजा बड़ौदा के यहाँ। वो बड़े खुश थे कि मैं जब देश के अंदर जाऊँगा तो एक अच्छी नौकरी करूँगा, अपने परिवार का पालन पोषण करूँगा, और जो मेरी गरीबी थी, जो मेरे परिवार के लोग गरीबी में पले बड़े हैं, उनकी मैं गरीबी दूर करने का काम करूँगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब विदेश से वापस आए तो बड़े खुश होकर के महाराजा बड़ौदा के यहाँ नौकरी करने गए। और जब नौकरी करने गए बड़ौदा के अंदर तो मात्र 11 दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बड़ौदा में रहे, क्योंकि जब वो गए और जिस स्थान पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जिस हॉल में उनकी कुर्सी मेज रखी गई थी, जबकि एक बड़े सेनापति सेक्रेटरी के पद पर गए थे, उनकी सबसे पहले कुर्सी होनी चाहिए थी, उनकी हॉल में कुर्सी सबसे पीछे रखी गई। और जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपनी कुर्सी और मेज पर बैठते थे तो एक जगह को जहाँ से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गुजरा करते थे उसको गौरव से साफ किया जाता था, और जो फाइल थी वो उसको फेंक दी जाया करती थी। पानी पीने का अधिकार नहीं था। जहाँ सामान्य वर्ग के लोग, सामान्य अधिकारी जिस क्लब में जा सकते थे उस क्लब में वो जा नहीं सकते थे। और उनके साथ जातीय आधार पर इतना भेदभाव हुआ बड़ौदा के अंदर, उन्होंने सोचा नहीं होगा कि मैं इतना बड़ा अधिकारी होने के बाद, इतना पढ़ा लिखा होने के बाद, इतना विद्वान और योग्य होने के बाद मेरे साथ इसका बर्ताव होगा। पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संकल्प लिया कि मेरे जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति, मेरे जैसा विद्वान व्यक्ति जिसके पास पीएचडी की डिग्री हो, उसके साथ आज भी इतना भेदभाव होता है, आज भी इतना जाति के आधार पर बुरा बर्ताव किया जाता है, तो मैं अब किसी की नौकरी नहीं करूँगा। अब मैं एक ऐसा एक विधान बनाने का काम करूँगा, एक ऐसा काम करूँगा जिसमें इस देश के अंदर मेरे वंचित समाज को तो अधिकार मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अन्य जिन लोगों को हीन भावना से देखा जाता है, जिन महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है, उन सब के लिए संघर्ष करने के बाद मैं सबको अधिकार दिलाने का काम करूँगा। और यही किया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कि सभी को उन्होंने अधिकार दिलवाए। आज हम लोगों को जो इस देश में संविधान मिला हुआ है, आपने देखा होगा कि जगह जगह पर बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जगह जगह पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं। संविधान के रहते हुए आप परिकल्पना कीजिए कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान से पहले हम लोगों के साथ किस तरीके की हालात होते होंगे। जिस समाज को जमीन पर चलने न दिया गया हो, जिस समाज को मरे हुए मांस खाने के लिए मजबूर किया जाता रहा हो, जिस समाज को फटे कुचले कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया जाता रहा हो, और आज वही सम्मान की जिंदगी जी रहा हो, अच्छे कपड़े पहन करके सार्वजनिक स्थानों पर चल रहा हो, अच्छे पानी पी रहा हो, चाहे वो किसी भी नल से पी सकता हो, किसी भी कुएं से पी सकता हो, किसी भी तालाब से पी सकता हो, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जब मौका मिला संमंत्री बनने का
तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी योजनाएं तैयार की। आज हम लोग ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेड यूनियन बनाने का काम करते हैं। पहले भी संगठन थे, पहले भी यूनियन चलती थी, लेकिन एक्चुअल में जो ट्रेड यूनियन एक्ट बना या जो ट्रेड यूनियन की जो सुविधाएं मिली, जो हमको कानूनी अधिकार हड़ताल करने का मिला, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने श्रम मंत्री रहते हुए बनाया। उन्होंने ट्रेड यूनियन को ट्रेड यूनियन एक्ट दिया, उन्होंने कानूनी हड़ताल करने का अधिकार दिया, उन्होंने प्रबंधन में भागीदारी, जो आज हम प्रेम की भागीदारी बोलते हैं, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन द मैनेजमेंट में अगर कोई भागीदारी प्रबंधन में दी है तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की परिकल्पना है। तो आज हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे कर्मचारी अधिकारी साथी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अच्छी पुष्पांजलि, अच्छी श्रद्धांजलि तभी होगी कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। और जितने भी हमारे लोग कर्मचारी साथी हैं, उन कर्मचारी साथियों में भाईचारा बनाएं, आपस में भेदभाव मिटाने का काम करें। लेकिन हमने ये देखा है, जिस तरीके से मैंने कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में सौंपा, तो कहा था कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसको लागू करने वालों की नीयत अगर अच्छी होगी तो खराब से खराब संविधान अच्छा साबित होगा। और किसी भी देश का संविधान कितना भी खराब क्यों न हो, अगर उसको लागू करने वालों की नीयत अच्छी होगी तो वो संविधान अच्छा साबित होगा। तो हमारे बहुत सारे कर्मचारी साथियों के बीच में जो अधिकारी लोग हैं, कभी कभी उनके दिमाग में कुछ इस तरीके की गलतफहमी पैदा हो जाती है कि ये जो लोग आए हुए हैं, ये आरक्षण के माध्यम से आए हुए लोग हैं। इन लोगों को अगर आरक्षण न मिला होता तो ये आज नौकरियों में नहीं होते। तो वास्तव में मैं ये कहना चाहूँगा, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पूना पैक्ट के माध्यम में हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन की बात न की होती तो आज हम लोग नौकरियों में न होते। लेकिन हमारे साथ ये भेदभाव किया जा रहा है, या अगर कोई भेदभाव करने की कोशिश कर रहा है कि सामान्य वर्ग के कर्मचारियों को अलग सुविधा देने का काम करेंगे, अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों को अलग सुविधा देने का काम करेंगे, तो इस देश में बहुत सारे कानून बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए आज भी हैं, जो चाहे वो SC कमीशन हो, चाहे वो ST कमीशन हो, चाहे वो पार्लियामेंट्री कमेटी हो, अगर हमारे साथ भेदभाव किया जाएगा तो संवैधानिक अधिकार को हम मानते हुए, संविधान अधिकारों को हम अपने हाथ में रखते हुए, संविधान को पालन करते हुए उन संस्थाओं में हम जा सकते हैं और अपनी बात रख करके अपने समाज समस्याओं का निदान करा सकते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की हम लोगों को देन है, क्योंकि हम लोगों को जो आरक्षण मिला है कोई भीख नहीं है, किसी का एहसान नहीं है। जब बाबा साहब डॉक्टर साहब ने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात लंदन में जाकर के की, जो हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि भाई 2 वोट डालने का अधिकार हम लोगों को मिला था, तो 2 वोट को खत्म करने के लिए हमारे महात्मा गांधी जो महापुरुष पैदा हुए, उन्होंने यरवदा जेल में आमरण अनशन कर दिया। जब उनकी स्थिति बहुत नाजुक हो गई, पूरे देश से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर दबाव पड़ा, तो उन्होंने यरवदा जेल में जाकर के एक समझौता किया महात्मा गांधी से, और वो समझौता था कि देश की तमाम जितनी भी सार्वजनिक निकाय हैं उनमें अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इस देश की विधानसभा और संसद है, उसमें बाबा साहब ने समझौता हुआ कि उनमें उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जो हमारे स्कूल कॉलेज हैं उनमें उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति जनजाति को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो आज ये जो हम लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच का एक समझौता है, जिस समझौते के आधार पर हम लोगों को मिल रही है। किसी ने एहसान हमारे ऊपर नहीं किया है। अगर उन अधिकारों को हमारों को छीनने का कोई काम करेगा, अगर हमारे साथ हमारे आरक्षण को कोई खत्म करने का काम करेगा, या हमारे पदोन्नति में आरक्षण मिलने वाले को खत्म करने का काम करेगा, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें कानून जो दिए हैं, उस कानून के माध्यम से अपनी बात को हम जो हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको जाकर के हम बोल सकते हैं और अपना उनका निदान करा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी और उनके साथियों का, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यहाँ की जो ब्रांच है हमारी पुरानी दिल्ली की, कि आपने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अच्छा आयोजन किया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद करने का काम किया। खास करके मैं रनिंग ब्रांच के भी बहुत सारे हमारे साथी बैठे हुए हैं, इन्होंने अभी 2 दिन पूर्व 14 तारीख को ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई थी। मेरे पास समय नहीं था क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर भी कार्यक्रम होता है,
हमारा पार्लियामेंट स्ट्रीट पे भी लाखों की संख्या में हम लोगों को भोजन दान कराते हैं और भी अन्य स्थानों पे भी हम लोगों को पार्लियामेंट में जाना होता है। लेकिन मुझे मौका मिला, मैं सुबह रनिंग ब्रांच में भी आया, अगर मुझे समय होता तो मैं वहाँ पर भी बोल करके जाता। और आने वाले समय में मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन, जिसकी जो नींव है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के थॉट पर रखी हुई है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1932 में एक कामयाब दलित पंचायत बुलाई थी मनमाड़ के अंदर, और उन्होंने कहा था कि मेरे दलित भाइयों और मेरे दलित कर्मचारियों, आप अपनी एक एसोसिएशन और यूनियन बनाइएगा। अगर नहीं बना सकते तो जो चलती हुई ट्रेड यूनियन है उसमें भागीदारी लीजिएगा, लेकिन शर्त यह है कि वो ट्रेड यूनियन आपका दुरुपयोग न कर पाए। तो मैं आज अपने उन साथियों से कहना चाहूँगा, आज मैं उन अपने भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारी लोग हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संगठन है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधाराओं पर चलने वाला संगठन है। जिन संगठनों में आप जो लोग काम कर रहे हो, ठीक है वो ट्रेड यूनियन संगठन होंगे, मैं ये तो नहीं कहूँगा आपसे कि उसको छोड़ के चले आइए। इतना जरूर कहूँगा कि ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने कहा था पे बैक टू सोसाइटी, अगर सोसाइटी को कुछ आपको देना है तो सबसे बड़ी देन आपकी यही होगी कि संगठन को मजबूत करने के लिए अपना कम से कम मनोबल दें, अपना सहयोग करें। यही आपकी सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अध्यक्ष और जोनल प्रेसिडेंट श्री प्रेम जी से आग्रह करूंगा कि वो बाबा साहब के महाकाल तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज के इस बाबा साहब के जन्मोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय महामंत्री जी, मंडल मंत्री जी और उनकी पूरी टीम, सभी ट्रेड यूनियनों के उपस्थित पदाधिकारी जी, उपस्थित सभी ब्रांचों के पदाधिकारी और उपस्थित सभी साथियों, आप सबको मेरा जय भीम, जय भीम। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के 134वें जन्म दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं, और आशा करता हूं कि आने वाले समय में आपके घर में, परिवार में और आपके जीवन में सुख और समृद्धि होगी, ऐसी तथागत बुद्ध से मैं प्रार्थना करता हूं। साथियों, बाबा साहब का जन्म ऐसे देश काल और वातावरण में हुआ जब छुआछूत, भेदभाव, असमानता चरमों पे थी। साथियों, एक वर्ग ऐसा था जो रास्ते पे चल नहीं सकता था, तालाब में पानी पी नहीं सकता था, मंदिर में प्रवेश नहीं था, कहा जाए तो वो किसी भी तरह के कोई भी अधिकार नहीं थे, अधिकार रहित एक वर्ग था, जिस वर्ग को मैं भी बिलोंग करता हूँ। साथियों, ऐसे समय में बाबा साहब का जन्म हुआ। बाबा साहब ने बहुत सारी असमानताओं को देखा, भेदभाव को देखा, झेला। सीमित साधन होते हुए कमरे के बाहर बैठ कर के भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। देश विदेश में शिक्षा ग्रहण कर उन्होंने 32 डिग्रियां हासिल की और 4 डिप्लोमा हासिल किए, कुल मिलाकर 36 डिग्रियां हासिल की। और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को 9 भाषाओं का ज्ञान था। साथियों, जिस क्षेत्र में भी बाबा साहब को अवसर मिला, बिना भेदभाव और बदले की भावना के बाबा साहब ने काम किया। चाहे वो नदियों पर बांध बनाने का काम हो, चाहे वो सड़क परियोजना हो, बाबा साहब के द्वारा की गई PhD थीसिस जो लिखी थी, उसी पर आधारित भारत में सेंट्रल बैंक की स्थापना हुई, जो अभी आज की तारीख में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन थी। उस समय भारत देश में कोई भी धन रखने का कोई भी स्थान नहीं था। सारा का सारा जो धन था वो सारा का सारा विदेशों में जाता था। लेकिन बाबा साहब ने उस समय सोचा कि जो हमारा देश है, हमारे देश का जो धन है
वो विदेशों में जाता है और इसको लेकर के बाबा साहब ने थीसिस लिखी और थीसिस के आधार पर ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। साथियों, बाबा साहब ने के समय में अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग को पानी पीने का अधिकार नहीं था, तालाब में भी हम पानी नहीं पी सकते थे। और जब बाबा साहब को अवसर मिला तो बाबा साहब ने ऐसी व्यवस्था की कि आज हम किसी भी बड़े से बड़े होटल में जाके पानी मांग सकते हैं और वो पानी पिलाने के लिए बाध्य है। सिर्फ और सिर्फ ये बाबा साहब की देन है। साथियों, बाबा साहब ने कालाराम मंदिर में भी प्रवेश किया। वो जानते थे कि इस मंदिर में जाने से हमारे समाज का कोई भी भला नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी उन्होंने समता समानता के लिए, भेदभाव मिटाने के लिए उन्होंने कालाराम मंदिर में प्रवेश किया। लाखों अनुयायियों के साथ प्रवेश किया और प्रवेश करके उन्होंने रास्ते खोले जो आज भी हमारे समाज का जो बहुत बड़ा वर्ग है वो जा सकता है। लेकिन उन्होंने रास्ते जरूर खोले, लेकिन कहा था उन्होंने कि जिस दिन मंदिरों की लाइन स्कूल में लगना शुरू हो जाएगी उस दिन हमारे समाज का समग्र विकास माना जाएगा। लेकिन आज भी ऐसा देखा जाता है कि स्कूलों की अच्छी स्थिति नहीं है, सरकार द्वारा बहुत फीस बढ़ाई जा रही है। बाबा साहब ने उस समय मालूम था कि आने वाले समय में समस्याएं होंगी। बाबा साहब ने बहुत सारी ऐसी व्यवस्था की थी कि आने वाले समय में सस्ती से सस्ती शिक्षा हो, हमारा समाज पूरा शिक्षित हो, और उन्होंने व्यवस्था की। लेकिन आज सरकारों की मंशा अच्छी नहीं है, दिन ब दिन शिक्षा महंगी होती जा रही है। लेकिन मैं फिर भी मेरा सभी से अनुरोध है कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए आप एक मकान कम हो, एक प्लॉट कम हो, कम संपत्ति हो, बैंक बैलेंस नहीं हो, कोई जरूरत नहीं है। हमें अपने बच्चों को उच्च से उच्च शिक्षा देनी है और लड़कों के साथ साथ हमारी लड़कियों को हम बराबरी का दर्जा दें, चूँकि वो कहीं न कहीं हमारे घर में आने वाली वो भी किसी की लड़की है और हमारे घर से जाएगी वो भी किसी न किसी के घर में हमारी लड़की जाएगी। तो किसी भी तरह का भेदभाव न करते हुए आगे बढ़ेंगे हम। बाबा साहब ने अपने समय में निजी पुस्तकालय में 50,000 पुस्तकों का संग्रह किया। बाबा साहब आजीवन पढ़ते रहे। ऐसा पुस्तकालय आज से न पहले किसी के पास था, न उसके बाद निजी पुस्तकालय में इतनी पुस्तकें किसी भी पुस्तकालय में नहीं है। पुस्तकालय बहुत सारे निजी बने हुए हैं, किसी में 1,000, 2,000, 2,500, 3,000, 5,000 किताबें, लेकिन 50,000 पुस्तकों का कोई भी संग्रहालय आज तक नहीं है। साथियों, बाबा साहब उस समय देश के डीएससी करने वाले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने डीएससी की उपाधि ली। और उसके बावजूद हमारे के.आर. नारायणन जी रहे जिन्होंने भारत में सिर्फ 2 ही ऐसे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने डीएससी की उपाधि ली है। और हमारे भारतवर्ष में आज भी कोई बाबा साहब के मुकाबले न उस समय पढ़ा लिखा था न आज पढ़ा लिखा था, और बाबा साहब के बराबरी तो क्या नज़दीक भी कोई नहीं है। साथियों, जब बाबा साहब को संविधान बनाने का अवसर मिला, बाबा साहब ने कि संविधान प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, 7 में से 2 विदेश चले गए, 2 दिल्ली से बाहर थे, एक का निधन हो गया और एक की रुचि नहीं थी। सारी की सारी जिम्मेदारी बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के पे आ गई। चाहते तो वो भी संविधान से किनारा कर लेते, लेकिन उन्हें मालूम था कि अगर मैं संविधान में नहीं रहूँगा, संविधान में व्यवस्था नहीं करूँगा तो मेरे समाज का उत्थान नहीं होगा। जैसा समाज आ जाए वैसा आगे रहेगा। इसीलिए बाबा साहब ने बखूबी संविधान में दिन रात मेहनत की, देश विदेश के बहुत सारे संविधानों का अध्ययन किया और उस आधार पर आके उन्होंने भारत में संविधान की 2 साल 11 माह 18 दिन में खूबसूरत संविधान दिया। साथियों, सभी समाज के विद्वान रहे, महापुरुष रहे जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ऐसा ग्रंथ लिखा और वो ग्रंथ लिखा भारत का संविधान, जो आज भारत का संविधान की बदौलत हमारा भारत देश अटूट अखंड खड़ा हुआ है। जब उस समय बहुत से देशों के संविधान बनाए गए, वो देश आज विभाजित हो गए, खंडित हो गए। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है जिसकी आर्थिक स्थिति आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में भी आज हमारा देश जो खड़ा हुआ है
वो आज सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की देन है। साथ ही आज महिलाओं के मामले में कहना चाहूँगा कि जो किसी भी वर्ग की महिला है उसे कोई भी अधिकार नहीं था, जिस तरह शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC अधिकार रहित थे ये सारे के सारे, उसी तरह महिला भी किसी भी वर्ग की हो उसे भी किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं था। वो चार दीवारी में अंदर रहते हुए परिवार की वृद्धि, घर के एक नौकरानी की तरह उसका इस्तेमाल होता था। लेकिन बाबा साहब की आज देन है कि समाज की प्रत्येक महिला आज जो बराबर का काम कर रही है, बराबर का मान सम्मान पा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की देन है। साथियों, वोट के मामले में कहूँगा कि बाबा साहब की देन है जो आज प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार मिला हुआ है, और बाबा साहब के दिए हुए वोट के अधिकार से रिक्शे वाले का भी वोट का अधिकार उतना ही है। जितने वोट का महत्व रिक्शे वाले का है उतना एक देश के बड़े से बड़े प्रतिष्ठित धनी और बड़े से बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई भी उद्योगपति है उसके वोट का भी उतना ही उपयोग है। तो साथियों, हमारे बीच में राष्ट्रीय महामंत्री जी भी हैं। आज जो हमारी ट्रेड यूनियन के साथी आज जो बैठे हुए हैं ये भी सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की देन है। मैं एक दो उदाहरण बताना चाहूँगा बाबा साहब के समय के, कि जब बाबा साहब बाहर कोलंबिया से और बाहर से जब पढ़ के आए देश में, तो पढ़ने के बाद उन्होंने वकालत करने से पहले जो उनका कॉन्ट्रैक्ट रहा उसके आधार पर महाराजा बड़ौदा के यहाँ नौकरी शुरू की, लेकिन वहाँ उनके साथ भेदभाव हुआ तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी और प्रण लिया कि आने वाले समय में मैं किसी की भी नौकरी नहीं करूँगा, मैं अपने समाज की सेवा करूँगा। तो साथियों, जब एक न्यायालय के में अंदर गए, उन्होंने कहा कि भाई मुझे भी एक बैठने की जगह दी जाए, तो उनको कहीं बैठने की जगह नहीं दी गई। तो बाबा साहब ने बाहर आके अपने बैठने का स्थान बनाया और वहाँ बैठे। एक सवर्ण वर्ग के पत्नी आए, वो दौड़ रहे थे इधर से उधर, उनके बच्चे को फांसी की सजा होनी थी। बाबा साहब के पास आए, उन्होंने कहा कि अम्बेडकर, चूँकि उस समय बाबा साहब को, अम्बेडकर जी को बाबा साहब नहीं कहते थे, बाबा साहब की उपाधि बाद में ली गई है, तो कहे हे अम्बेडकर बैरिस्टर, तुम सुनाए विदेश से पढ़ के आए हो, हमारे बच्चे का ये केस है और आप हमारे इस केस को देखें और हमारी मदद करें। बाबा साहब ने कहा कि मैं आपने अन्य वकीलों में के सबसे मिल लिए, लेकिन कहीं कोई भी हमें राहत नहीं मिली है, सिर्फ आपसे उम्मीद है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे उसकी फाइल उपलब्ध कराएं। तो ऐसी स्थिति में भी ये हालत थी देश की, तो उन्होंने फाइल को रस्सी के साथ एक डंडे में बांधा और काफ़ी दूर से बाबा साहब को दिया। चाहते तो बाबा साहब इस अपमान के लिए फाइल को वापस कर सकते थे, लेकिन बाबा साहब ने फाइल वापस नहीं की और उसका अध्ययन किया, और जब सुनवाई हुई जज के सामने तो वो मौन खड़े रहे। उन्होंने कहा कि आप कोई कहना चाहोगे कुछ भी? बाबा साहब ने कहा मुझे कुछ नहीं कहना है, आप अपना फैसला सुनाइए। नहीं कुछ तो कहेंगे कि नहीं कोई, मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप अपना फैसला सुनाइए। अब वो उसके जो बच्चे के माँ बाप थे, सेठ थे, उन्होंने खरी खोटी सुनाई बाबा साहब को कि हमें तो मालूम था कि तुम पहले से ही कुछ नहीं करोगे, लेकिन हमने आप पर भरोसा करके हमने गलत काम किया और इसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। साथियों, जज ने फांसी की सजा सुनाई और फांसी लगने के लिए जब वहाँ गए, लेके गए, तो बाबा साहब भी साथ थे और उसके माँ बाप भी साथ थे। तो जो फांसी का फंदा उनके गले में डाला गया, और डालने के बाद जैसे ही आगे का एक्शन लेते, बाबा साहब ने रोक दिया कि रुकिए, कि अरे अब क्या कहना है। अब आपको जब कहने का टाइम था तब तो आपने कुछ कहा नहीं, कि नहीं, आपने जो सजा दी है वो फांसी की दी है, आपने फांसी की सजा दी है, आपने फांसी डाल दी गले में, लेकिन आपने मौत की सजा नहीं दी। तो साथियों, उस प्रकरण के बाद आज तक जो सजाए मौत लिखी जाती है वो उस दिन के बाद लिखी जाती है, उससे पहले नहीं लिखी जाती थी। तो साथियों, ऐसे हमारे बाबा साहब थे, इतने भेदभाव के बाद भी उस सेठ का उन्होंने बच्चा बचाया। एक प्रकरण और है कि एक महिला को भी फांसी होनी थी, सवर्ण वर्ग की महिला थी, वो इधर उधर दौड़ धूप करके परेशान हुए, लेकिन कहीं कोई राहत नहीं मिली। तो किसी ने कहा कि बाबा जो अम्बेडकर है वो बड़े अच्छे बैरिस्टर है, सुना है उन्होंने उनके बच्चे को बचाया है, और आप उनके पास जाइए तो कुछ शायद राहत मिल जाएगी आपको।
महिला पैरों में पड़ गई और उसके घर वालों पैरों में पड़ गई और उन्होंने कहा कि आप हमारा केस लड़ें। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं देखता हूं। उन्होंने केस को लड़ लिया। केस लड़ने के बाद जब उनकी बहस हुई, जज ने फांसी की सजा सुनाई उस महिला को, तो बाबा साहब ने कहा कि रुकिए जज साहब, कि अब क्या रुकना है, इसमें तो कोई रुकने की नहीं, आप इसने गलत काम किया है और आपके अनुसार ये दंड मिलना है तो आप दंड दें, लेकिन जो इसके पेट में बच्चा है, जो अजन्मा है, जिसने भी दुनिया नहीं देखी है, जिसने कोई जुर्म नहीं किया है, जिसने कोई अपराध नहीं किया है, आप इसको कैसे फांसी की सजा दे सकते हैं? इसको कैसे आप इसको रुके? और जज ने रुकने के बाद उसकी जो फांसी की सजा थी उसको टाला गया और टालने के बाद में वो बाद में फांसी की सजा भी नहीं उसे हुई। और इसके बावजूद इससे लेके अब तक जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको किसी भी तरह की ये फांसी और इसका उस दिन से प्रावधान हुआ। तो देखिए वो समाज है जो पैरों मतलब नजदीक तक नहीं आया, लाठी से दूर से केस दिया। तो कई ऐसी घटनाएं बाबा साहब के समय की हैं जो बाबा साहब ने बिना बदला लिए हुए हमारे समाज की सेवा की है। हम उसके लिए कृतज्ञ हैं और आजीवन रहेंगे। और मैं तो यही कहूँगा कि कुछ लोग माने या नहीं माने, मैं तो ये जरूर कहूँगा कि मेरे पे जो शर्ट है और मेरा जो कॉलर कड़क है वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की देन है। अन्यथा बाबा साहब नहीं होते तो न मेरे तन पे कपड़े होते और मैं यहाँ सभा में यहाँ बोल रहा होता। तो हम उनका आजीवन रेडी रहेंगे। हमारे बीच में राष्ट्रीय महामंत्री जी हैं, उनको हम सुनेंगे। और मैं महामंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने व्यस्ततम समय में से पूरे भारतवर्ष में जयंतियाँ मनाई जा रही हैं और कहीं न कहीं आजकल यहाँ है, कल दिल्ली सराय रोला में है, अभी भुवनेश्वर जाएंगे, विशाखापट्टनम जाएंगे, बनारस जाएंगे, लखनऊ जाएंगे। बहुत सारी देश में जयंतियों का कार्यक्रम लगा हुआ है और भी अगले 6 महीने तक कार्यक्रम में जयंतियाँ रहेंगी। लेकिन महामंत्री जी अपने व्यस्तम समय में से निकाल के आए, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि महामंत्री द्वारा बताए गए मार्ग पर हम सभी और यहाँ के जो ब्रांच के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हैं उनका भी स्वागत है। इंद्रलाल मीना जी, कोई सी भी संस्था हो बगैर पैसे के नहीं चलती है। तो मेरा समाज के सभी अनुरोध, सभी से कर्मचारियों से, पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अपने मेंबरशिप जरूर लें और जो हमारी संस्था है इसको मजबूती प्रदान करने का काम करें। और राष्ट्रीय महामंत्री जी को भी मजबूती प्रदान करेंगे। हमारी संस्था मजबूत होगी, हमारी संस्था जितनी मजबूत होगी उतना हम निश्चिंत होकर के जीवन यापन करेंगे और हम अपनी नौकरी करेंगे। जय भीम। आवाज दो, आवाज दो। जय भीम, जय भीम। धन्यवाद साथी। धन्यवाद। करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए करोड़ों करोड़ों मजलूमों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और समस्त महिलाओं के मुक्तिदाता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे मुख्य अतिथि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय अशोक कुमार सर, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष माननीय प्रेम सिंह सर, मंडल अध्यक्ष महेश जी, मंडल के वर्किंग प्रेसिडेंट इंद्रलाल मीना जी, URMO NRO के प्रतिनिधि और मेरे सामने बैठे समस्त ब्रांच और मेरी माता बहनें बैठी हैं, उनके लिए जय भीम नमो बुद्धाय। सबसे पहले मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 134वें जन्मोत्सव के लिए आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में मुझसे पहले पूर्व के वक्ताओं ने बहुत कुछ बताया है। क्योंकि आज मेरा स्वास्थ्य भी ज़्यादा ठीक नहीं है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। साथियों, ये बात उस समय की है जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी भारतीय संविधान को संविधान सभा में सौंप के आ रहे थे, तो आचार्य JB कृपलानी जी ने उनसे पूछा कि डॉक्टर बाबा साहब आज आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, कारण क्या है? तो डॉक्टर बाबा साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि आज मैंने रानी के पेट को बांझ बना दिया।
कृपलाल जी बोले कि मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि पहले जो राजा रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन मैंने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया है, ऐसा संविधान देश को अर्पित किया है जिससे अब राजा आपकी वोटों से बनेगा। राजा चाय वाला भी हो सकता है, राजा ठेली वाला भी हो सकता है, राजा एससी भी हो सकता है, एसटी भी होता है, माइनॉरिटी भी हो सकता है, किसी भी जाति धर्म विशेष समुदाय से हो सकता है। तो मैंने आज ऐसे संविधान का निर्माण कराया है कि अब राजा रानी के पेट से न बनकर आपके वोटों से बनेगा। तो ये वोट का जो अधिकार बाबा साहब ने हमको दिया, ये बहुत बड़ा हथियार है हमारे लिए, इसका हमको सदुपयोग करना चाहिए। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कभी भी आरक्षण के पक्ष में नहीं थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कभी भी रिजर्वेशन नहीं चाहते थे, वो प्रतिनिधित्व के पक्ष में थे। जब 1930, 31, 32 में 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई थी, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को यहाँ के दलितों पिछड़ों के प्रतिनिधित्व के लिए गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रित किया गया था। डॉक्टर बाबा साहब ने हमारे यहाँ के गरीब लोगों के प्रतिनिधित्व के लिए वहाँ पर गोलमेज कॉन्फ्रेंस अटेंड किए और उन्होंने इस देश की हकीकत को बताने का कार्य किया, क्योंकि देश उस समय अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन उसमें 2 तरह की गुलामी वहाँ मौजूद थी। एक तो गुलाम, अंग्रेजों के गुलाम, फिर उनके भी गुलाम। तो जो दूसरे टाइप के गुलाम थे वो हम लोग थे। हमारे लिए किसी भी तरह के कोई अधिकार नहीं थे, क्योंकि अंग्रेज जाति धर्म विशेष के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं करते थे। उनके यहाँ पर काला और गोरा 2 तरह की जातियाँ थी, वो 2 ही तरह की जातियों में भेदभाव करते थे। बाकी हमारे यहाँ के अपने लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, वो हमको गुलाम बनाए रखे थे। तो बाबा साहब ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हमारा प्रतिनिधित्व किया, अछूतों का प्रतिनिधित्व किया, और उसी का परिणाम था कि हमें कम्युनल अवार्ड मिला। कम्युनल अवार्ड मतलब 2 वोटों का अधिकार। हमें 2 वोटों का अधिकार मिला था, उसमें से 1 वोट तो हम अपने प्रतिनिधि को दे सकते हैं, मतलब हमारा प्रतिनिधि हमारे ही वोट से जीतेगा ये निश्चित था, और दूसरा वोट हम जिसको चाहें उसको दे सकते हैं, किसी को भी जिता सकते हैं। तो हम इतने पावरफुल बना दिए थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कम्युनल अवार्ड के तहत कि यदि वो लागू हो जाता तो हम आज राजा होते, हमारा प्रधानमंत्री होता, सब हमारे होते। लेकिन उस समय के परिवेश में हो ना सका, क्योंकि यरबदा की पुणे की यरबदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया और उन्होंने बाबा साहब को विवश कर दिया कि कम्युनल अवार्ड को वापस लिया जाए। बाबा साहब ने मजबूरी में रोते हुए वो कम्युनल अवार्ड को वापस किया, और उसी के तहत पुनः पैक्ट के तहत हमको आरक्षण मिला। और ये आरक्षण नहीं है, प्रतिनिधित्व है, और ये प्रतिनिधित्व हमें जाति के बेस पर मिला था, कोई आर्थिक आधार पर प्रतिनिधित्व नहीं मिला था हमें। तो साथियों, जब तक सभी संसाधनों में चल अचल जितने भी संसाधन देश के अंदर हैं, उनमें जो पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति को हिस्सेदारी नहीं मिल जाती, जब तक देश का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। क्योंकि प्रत्येक नागरिक का, देश के प्रत्येक नागरिक का संसाधनों पर अधिकार है और बराबर अधिकार है, इसलिए हिस्सेदारी होनी चाहिए और देश का विकास तभी संभव है। इसलिए हमारे जो जनरल के भी साथी बैठे हुए उनको रिजर्वेशन का विरोध नहीं करना चाहिए। वो रिजर्वेशन कोई जाति उन्मूलन कार्यक्रम या बहुत बड़ा धनाट बनाने के नहीं होता है, केवल मात्र एंट्रिंग के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था करी गई थी। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के लिए हम जितना बोलेंगे उतना कम है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व बहुत महान है। भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में पूरे महीने, अप्रैल के पूरे महीने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन मनाया जाता है। इतने बड़े स्तर पर विश्व में किसी भी महापुरुष का जन्मदिन नहीं मनाया जाता है, और केवल बाबा साहब अम्बेडकर जी का मनाया जाता है। क्योंकि नोबेल पुरस्कार डॉक्टर अमर सेन, जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता थे, वो भी कहते थे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अर्थशास्त्र में मेरे भी पिता हैं। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कितने महान थे, उनका कितना महान व्यक्तित्व है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आज के इस प्रोग्राम में हमारे महेश जी मंडल अध्यक्ष ने बहुत बढ़िया आयोजन किया प्रोग्राम का, और उनकी टीम ने बहुत बढ़िया आयोजन किया है। मैं इस आयोजन के लिए उनको कोटि धन्यवाद दूंगा, उनका आभार व्यक्त करूंगा कि हमें मौका दिया मंच से बोलने का।
और एक बार पुनः डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के 134वें जन्मोत्सव की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सरकार ने बाबा साहब की 134वीं जयंती समारोह बनाया, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री अशोक कुमार और जनरल अध्यक्ष और राष्ट्रीय कैशियर श्री नीरज जी, दिल्ली के मंडल मंत्री श्री प्रताप जी और दिल्ली डिवीजन के और भी जोन के पदाधिकारी और दिल्ली स्टेशन के डायरेक्टर, CDO और मेरी ब्रांचों से आए हुए सभी पदाधिकारी जो आए उनका मैं हार्दिक आभार और इसमें मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं जब भी इस ब्रांच का अध्यक्ष बना रहूँ या ना रहूँ, तो ये जो लीला हमने चलाई है, जो कड़ी चलाई है हमने बाबा साहब की जयंती समारोह की, वो आगे चलती रहेगी। जो मेरे आने वाली नई पीढ़ी और हमारा आशीर्वाद अभियान राष्ट्रीय महामंत्री जी का मिलता रहेगा। इसी में मैं RPF और टेंट वाले और मीडिया प्रभारी और जो भी इस काम में सहयोग किया है, मैं उसका दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए मैं अपने राष्ट्रीय महामंत्री जी का बिल्कुल आभार दिल से प्रकट करता हूँ। जो समय बताने से और समय से पहले आए, मैं उसके लिए भी उनका दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और हमारे मंडल मंत्री जी जिनको फीवर हो रहा है वो भी है, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। और ऐसे ही हम लोगों को आप आशीर्वाद देते रहिए। स्टेशन डायरेक्टर का भी आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी